ममता बनर्जी, जिद्दी, जुझारू और फायर ब्रांड दीदी। ममता बनर्जी यानी राजनीति की दीदी। ममता बनर्जी राजनीतिक महकमों में अपने रियल नाम से ज्यादा दीदी के नाम से जानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त कर चुकी दीदी आपको कहीं भी कॉटन की सूती साड़ी और रबड़ की हवाई चप्पल पहने मिल जाएंगी। वो सार्वजनिक जीवन में सादगी का प्रतीक हैं। उनमें ना तो पैसों का लालच है, ना ही सत्ता की अदम्य लालसा। वो केवल ईमानदारी की राजनीति करती हैं। बोल्ड कदम उठाने में उन्हें जरा भी डर नहीं लगता। सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि तेज तर्रार राजनेता, गरीबों की मसीहा, ईमानदार शासक, चित्रकार, कवि, साधारण घरेलू महिला की है। बंगाली उन्हें जी जान से चाहते हैं। भले ही वो देवी विसर्जन के रास्ते बंद करा के मुहर्रम का जुलूस निकालने का फरमान सुना दें। ममता बनर्जी की पहचान अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग है। उत्तर भारत के लोग उन्हें भले ही अहंकारी औरत समझें, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें अपना पसंदीदा नेता मानते हैं। टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 प्रभावी लोगों की लिस्ट में जगह दी। कांग्रेस से बगावत करके तृणमूल कांग्रेस बनाने वाली ममता सच्चे मायनों में तृणमूल है, जिसका अर्थ होता है जो जड़ों से जुड़ा हो। उनके व्यक्तित्व से जुड़ी यही बात उन्हें ममता बनर्जी बनाती है। ममता बनर्जी का जन्म 1955 में कलकत्ता के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ममता के पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी एक शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन गरीबी में वक्त पर सही इलाज न होने पर उनका बहुत कम उम्र में देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने कभी अपने उसूलों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। अपने पिता के कारण ही ममता के अंदर देशभक्ति के अंकुर फूटने लगे। जिद्द और जुझारूपन ममता के खून में था। जब पिता का साया उनके सिर से उठा, उस वक्त ममता की उम्र सिर्फ 17 वर्ष थी। पिता के बाद ममता की मां गायत्री देवी बेसहारा हो गईं। 6 भाइयों में ममता अकेली बहन थी। वो सबसे बड़ी थीं, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। घर चलाने के लिए उन्होंने कलकत्ता में दूध बेचने का काम किया। वो स्टेनोग्राफर और प्राथमिक स्कूल की टीचर बनी। उन्होंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्हें एक सेल्स गर्ल के रूप में भी काम करना पड़ा। लेकिन मुसीबत के उन दिनों ने ममता को सख्त बना दिया। वक्त और जिंदगी के कड़वे संघर्षों ने उनके मन में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सत्ता के प्रति नाराजगी भर दी। ममता बनर्जी का दिमाग बचपन से तेज था। क्लास में वो हमेशा अव्वल ही रहती थीं। पढ़ाई लिखाई में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गरीबी के बावजूद उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। पिता की मौत के बाद भी वो काम के साथ कॉलेज जाती। उन्होंने कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। पर उनकी दिलचस्पी राजनीति में थी। ममता का राजनीतिक सफर 1970 में ही शुरू हो गया, जब वो केवल 15 साल की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली, लेकिन उन्होंने राजनीति के साथ पढ़ाई जारी रखी। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर डिग्री ली। इसके बाद भी जब ममता का मन पढ़ाई से नहीं भरा तो उन्होंने बीएड की डिग्री भी ले ली। फिर उन्होंने कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। उनके जुझारू तेवर देखकर उन्हें 6 साल में ही महिला कांग्रेस में महासचिव बना दिया गया। 1976 से 1980 तक वो महिला कांग्रेस की महासचिव रहीं। उस दौर में कांग्रेस की लड़ाई केवल कम्युनिस्ट पार्टी से थी। पश्चिम बंगाल में पिछले 34 साल से कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र राज था। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। राजीव गांधी ने ममता को लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया और पहली बार चुनाव मैदान में उतरी ममता ने माकपा के दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी को चुनाव हराकर सबको चौंका दिया। ममता को देश की सबसे युवा महिला सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ। तब वो केवल 29 साल की थीं। उस समय तक इतनी कम उम्र में कोई महिला लोकसभा नहीं पहुंची थी। बाद में ममता का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2019 के चुनाव में चंद्राणी मुर्मू ओडिशा की क्योंझर लोकसभा सीट से जीतकर सबसे कम उम्र की सांसद भी बन गई।
तब उनकी उम्र केवल 25 साल 11 महीने थी। सोमनाथ चैटर्जी को चुनाव हराकर ममता बनर्जी पहली बार देश की निगाहों में आई, क्योंकि सोमनाथ चैटर्जी को हराना एक बेहद मुश्किल काम था। दरअसल सोमनाथ 1968 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े थे। 1971 में सीपीआईएम के समर्थन से निर्दलीय सांसद बने और 9 बार सांसद चुने गए। सिर्फ 1974 में उन्हें जादवपुर सीट से ममता बनर्जी से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 5 साल बाद ममता 1989 में कांग्रेस विरोधी लहर के कारण जादवपुर लोकसभा सीट पर मालिनी भट्टाचार्य से चुनाव हार गईं। इसके बाद उन्होंने जादवपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना छोड़ दिया और कलकत्ता में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना संघर्ष तेज कर दिया। वो कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता कही जाने लगी। अपनी जिद और जुझारूपन के चलते उनको सैकड़ों बार पुलिस और माकपा काडर के गुंडों की लाठियां खानी पड़ी। ममता पर कई बार जानलेवा हमले हुए। एक घटना 16 अगस्त 1990 की है। कांग्रेस ने बंगाल बंद का ऐलान किया था। उस दिन ममता बनर्जी को कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करना था, लेकिन उनकी मां गायत्री देवी ने ममता को घर से निकलने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी फायर ब्रांड की जरूरत थी। उस वक्त वो अपनी मां के आंचल में नहीं छिप सकती थी, इसलिए ममता ने अपनी मां से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि वो बस पार्टी ऑफिस में जाकर बैठेंगी और कुछ नहीं करेंगी। ये कहकर वो घर से निकल गईं। पार्टी दफ्तर के बजाय वो सीधे प्रदर्शन स्थल तक जा पहुंची। तभी पीली टैक्सी में माकपा के सदस्य वहां पहुंच गए। वहां पुलिस नदारद थी। उन दिनों ऐसे वक्त पर पुलिस वहां होती ही नहीं थी। ममता ने देखा एक गुंडा लालू आलम उनकी ओर लोहे का रॉड लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। गुंडे ने पुलिस का हेलमेट पहन रखा था। कांग्रेसियों ने ममता को घेर कर बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। ममता डरी नहीं, ना उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि सरकारी गुंडे ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी शेरनी की तरह अपने मोर्चे पर डटी रहीं। गुंडे लालू आलम ने उनके सिर पर वार किया और ममता के सिर से खून बहने लगा। उन्होंने अपने सिर को हाथों से ढक लिया और फिर वो बेहोश हो गईं। सुतापा पाल ने अपनी किताब दीदी दी अनटोल्ड ममता बनर्जी में इस जानलेवा हमले का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, टीएमसी के नेता सौगात राय के जहन में आज भी वो दिन अच्छी तरह से अंकित है, जब ममता बनर्जी पीजी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पड़ी थी। उनके सिर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर या दर्द नहीं था। सौगात राय जब उनसे मिलने आए थे तो उन्हें ये नहीं लगा कि वो किसी जख्मी महिला को देखने आए हैं, बल्कि उनका सामना एक ऐसी औरत से हुआ जो दृढ़ संकल्पित थी। उस वक्त ममता ने बंगाली में कहा था, मैं इन्हें यानी एमसीपी को देख लूंगी। ममता ने अपने इन शब्दों को अक्षरशः सत्य साबित किया जब वो बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। इस घटना के बाद ममता चर्चाओं में आ गईं। 1 साल बाद 1991 का चुनाव उन्होंने कलकत्ता दक्षिण संसदीय सीट से लड़ा और जीत गईं। उन्होंने दक्षिणी कलकत्ता की लोकसभा सीट से एमसीपी के बिप्लब दास गुप्ता को हराया। इसके बाद तो ये सीट ममता का मजबूत किला बन गई। 1996, 1998, 1999, 2004 व 2009 में इसी सीट से लोकसभा चुनाव जीतती रहीं। राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही ममता का एकमात्र मकसद बंगाल की सत्ता से 34 सालों के लगातार शासन कर रहे वामपंथियों को बेदखल करना था। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने सहयोगी बदले। साल 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उन्हें मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया। खेल मंत्री के तौर पर उन्होंने देश में खेलों की दशा सुधारने को लेकर सरकार से मतभेद होने पर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। ममता ने केंद्र में अपनी ही सरकार की नीतियों के विरोध में कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली की और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनकी दलील थी कि राज्य में कम्युनिस्ट सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है।
उनकी जगह इस समय दिल्ली में नहीं, बंगाल में है। अप्रैल 1996 में उन्होंने कांग्रेस पर बंगाल में एमसीपी की कठपुतली होने का आरोप लगाया। नतीजन उन्हें कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। इसका उन्हें बहुत दुख भी हुआ। सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थीं कि उनकी पार्टी ममता जैसी जुझारू और ईमानदार नेता खो दे, लेकिन बंगाल कांग्रेस ममता को निकालने पर अड़ गई थी। उन्हें अचानक पार्टी से निकाले जाने का नोटिस मिला। घर जाकर वो अपनी मां के कंधे पर सिर रखकर खूब रोईं। कांग्रेस से उनका भावनात्मक लगाव था, लेकिन अगले ही साल यानी 1997 में उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम की अपनी नई पार्टी बना ली। तृणमूल एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब है जो तिनके से जुड़ा हो। वो इस नई पार्टी की अध्यक्ष बनी। इसके बाद उन्होंने 13 साल कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। 2004 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को राज्य की 42 में महज एक ही सीट मिली थी। वो सीट भी अकेली ममता की थी। लेकिन उसके बाद 2006 में पश्चिम बंगाल सरकार और टाटा कंपनी के खिलाफ सिंगूर में नैनो कार मैन्युफैक्चर प्लांट की स्थापना का विरोध किया। सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों के हक में जमीन अधिग्रहण विरोधी लड़ाई के जरिए ममता गरीबों की मसीहा के तौर पर उभरी और साल 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल की सीटों की तादाद 1 से बढ़कर 19 तक पहुंच गई। इस चुनाव में उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया था। वो पश्चिम बंगाल में वाम दुर्ग पर सेंध लगाने में कामयाब रही थीं। साल 2009 में केंद्र में दूसरी बार रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने बंगाल पर नई ट्रेनों और परियोजनाओं की बौछार कर दी थी। इस दौरान उनका ज्यादातर समय बंगाल में बीतता था। इसी वजह से उनको बंगाल का रेल मंत्री कहा जाने लगा। रेल मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल लोक लुभावन घोषणाओं और कार्यक्रमों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन उन्होंने रेलवे की खराब माली हालत को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके लिए उनको विपक्ष की कड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन ममता आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहीं। उन्होंने बंगाल को सबसे ज्यादा सुविधाएं देकर सिद्ध कर दिया कि उनकी दृष्टि बंगाल से आगे का नहीं देख पाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हें इसका फायदा हमेशा मिला। बंगाल की सत्ता में रहते हुए कम्युनिस्ट सरकार अपने लंबे शासन में अपने ही वोट बैंक को भूल गई। सरकार गरीबों के मूल अधिकारों के संघर्षों की अनदेखी करती रही थी। इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिला। ममता ने अपनी सियासी चतुराई और दूरदर्शिता का फायदा उठाया। बीजेपी बंगाल में पार्टी बनाने के लिए काफी पैसा खर्च करके भी ये काम न कर पाई। कांग्रेस में रहते हुए भी ममता ने कभी अपनी पार्टी के बाकी नेताओं की तरह एमसीपी की जी हुजूरी नहीं की। ममता सरकार के हर गलत फैसलों और नीतियों का विरोध करती रहीं। उस दौर में बंगाल में कांग्रेस को एमसीपी की बी टीम कहा जाता था। ममता के जिद्द, जुझारूपन और शोषितों के हक की लड़ाई के लिए मीडिया ने उन्हें अग्नि कन्या का नाम दिया। ममता ने कभी अपने फैसलों पर अफसोस नहीं जताया। जिद्द और टकराव की इस राजनीति ने ही उन्हें खूब कामयाबी दिलाई। उनकी छवि धीरे धीरे एक ऐसे नेता की बन रही थी, केंद्र में चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की, सिद्धांतों से वो कभी समझौता नहीं करती हैं। आखिर में वर्ष 2011 में बंगाल में वामपंथियों के लगभग 3.5 दशक के लंबे शासन का अंत कर ममता ने अपनी मंजिल हासिल कर ही ली। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। मई 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वाम राजनीति की ये न सिर्फ पहली बड़ी हार थी, बल्कि उसका जनाधार बंगाल में हमेशा के लिए खिसक गया। केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर अपनी पैठ जमाने के बाद ममता ने 18 सितंबर 2012 को केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 2012 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में चुना। वैसे उनके करियर में कई ऐसी विवादास्पद घटनाएं हुई हैं जिनके कारण ममता बनर्जी की छवि एक झक्की, सनकी और आत्म प्रशंसा में डूबे रहने वाले एक राजनीतिज्ञ की बन गई। उन पर तानाशाही के आरोप भी लगते रहे हैं,
लेकिन बंगाल पर 2 लाख करोड़ के भारी भरकम कर्ज के बावजूद उन्होंने अपने बूते जितनी नई परियोजनाओं की शुरुआत की, उसकी दूसरी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। ममता पर भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने समेत कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उनके कट्टर आलोचक भी मानते हैं कि वो निजी जीवन में बेहद ईमानदार हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में अगर तृणमूल कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी और वोट भी, तो ये ममता का करिश्मा ही था। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए गए आंदोलनों ने एक जुझारू नेता के तौर पर ममता की छवि को तो निखारा ही, सत्ता के केंद्र राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंचने का रास्ता भी खोला था। कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में पश्चिम बंगाल के सीएम का दफ्तर है। 2016 में वो दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। देश की राजनीति में ममता अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। सादगी उनके जीवन का हिस्सा रही है। अपने समूचे राजनीतिक जीवन में ममता ने सादा जीवन शैली अपनाई और वो हमेशा ही परंपरागत बंगाली सूती साड़ी पहनती हैं। इसे बंगाली में तांत कहा जाता है। चाहे घर में हो या संसद भवन में, रैली में हो या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, ममता को हमेशा साधारण सफेद रंग की साड़ी पहनना पसंद है। हाँ, कभी कभी उनकी साड़ी में नीले, पीले, लाल या किसी हल्के रंग का बॉर्डर जरूर देखने को मिल जाता है। महंगे जेवर और कॉस्मेटिक्स का भी उन्हें कोई शौक नहीं है। उनके कंधे पर आमतौर पर एक सूती थैला लटका नजर आता है, जो कि उनकी पहचान बन गया है। ममता पैरों में रबड़ की हवाई चप्पल पहनती हैं। सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से उनका नाता कभी नहीं टूटा। चाहे वो केंद्र में मंत्री रही हों या महज सांसद, वो हवाई जहाज में सफर कर रही हों या संसद में बैठी हों, मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके पहनावे या रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। निजी या सार्वजनिक जीवन में उनके रहन सहन और आचरण पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि वो जमीन से जुड़ी नेता हैं। ममता बनर्जी आज भी जब वक्त मिलता है खुद ही खाना पकाती हैं। उन्हें न केवल खाना बनाने का शौक है, बल्कि खाना खिलाने का शौक भी है। ममता बनर्जी खाने को लेकर काफी संजीदा हैं। तेल और मसालेदार भोजन से ये परहेज करती हैं। सामान्य तौर पर इनके खाने में फूला हुआ चावल, चॉकलेट और चाय शामिल रहती हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर ये गहरे तले हुए आलू के पकौड़े को भी अपने खाने में शामिल कर लेती हैं। ममता बनर्जी सेहत पर खासा ध्यान रखती हैं। वो रोजाना 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलती हैं। विधानसभा सत्र के दौरान भी विधानसभा के लॉन में ये अपने सहयोगियों और पत्रकारों के साथ देर तक टहलती रहती हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से हमेशा बेदाग रही ममता पहली बार शारदा चिट फंड घोटाले में सवालों के घेरे में आई थी। ये पश्चिम बंगाल का एक बड़ा आर्थिक घोटाला था, जिसमें उनकी पार्टी टीएमसी के कई बड़े नेताओं का नाम जुड़ा। दरअसल पश्चिम बंगाल की चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप ने आम लोगों को ठगने के लिए कई लुभावने ऑफर दिए थे। इस कंपनी की ओर से 34 गुना रकम करने का वादा किया गया था और लोगों से पैसे ठग लिए। जब निवेशकों ने एजेंटों से पैसा मांगा तो कई एजेंटों ने जान दे दी। ये मामला न केवल बंगाल बल्कि असम, ओडिशा तक पहुंच गया था, क्योंकि इन कंपनियों ने यहां भी चिट फंड के नाम पर लोगों को ठगा था। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इसमें 40,000 करोड़ की हेराफेरी की गई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सीबीआई से कहा था कि वो इस मामले की जांच करें। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम पुलिस से कहा था कि वो भी जांच में सहयोग दें। इसमें ममता का नाम इसलिए आया क्योंकि बीते विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेचकर पार्टी के चुनाव अभियान के लिए लाखों रुपए जुटाए थे। उन पेंटिंग्स के खरीदारों को लेकर सवाल उठे और विपक्ष ने ममता को भी कटघरे में खड़ा किया। खरीदने वालों में राज्य के कई चिटफंड कंपनियों के मालिक शामिल थे। इस घोटाले ने केंद्र में भाजपा की सरकार को ममता पर हमला बोलने का मौका दे दिया। साल 2019 में दीदी दी अनटोल्ड ममता बनर्जी नाम से उनकी जीवनी प्रकाशित हुई है, जिसमें विस्तार से पूरे घटनाक्रम के बारे में लिखा गया है।
बंगाल की राजनीति पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए ममता की जिद और जुनून को इतने से ही समझा जा सकता है कि जब चिट फंड घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई अधिकारी छापेमारी के लिए पहुंचे तो ममता ने आव देखा न ताव कमिश्नर के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गईं और सरकार वहीं से चलाई। इस घोटाले ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को आगे बढ़ने का मौका दे दिया। भाजपा ने ममता के वोट बैंक में सेंध लगा दी और 2019 के लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक ढंग से बढ़त हासिल कर ली। ममता अब 2021 के बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपना किला मजबूत कर रही हैं। वो जानती हैं कि उनके बाद या उनके नीचे पार्टी में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं जो बंगाल और केंद्र की राजनीति को प्रभावित करती रह सके। ममता की जीवनी लिखने वाली पत्रकार सुतापा पाल कहती हैं, ममता देश की सबसे मजबूत इरादे वाली महिला नेताओं में से एक हैं। उन्होंने आगे लिखा है, अपनी राजनीति के अनूठे स्वरूप और विद्रोही स्वभाव की वजह से दीदी ने अपने करियर में कई ऐसी चीजों को संभव कर दिखाया है जिसकी उससे पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। इनमें वाम मोर्चा सरकार को अर्श से फर्श तक पहुंचाना भी शामिल है। ममता के जीवन पर डिकोडिंग दीदी नामक पुस्तक लिखने वाली पत्रकार डोला मित्र कहती हैं, देश में किसी और महिला नेता की गतिविधियों के प्रति लोगों में इतनी दिलचस्पी नहीं रहती जितनी दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी के प्रति रहती है। ये ममता के जादुई व्यक्तित्व का ही करिश्मा है। आज भी वो नेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली भारत की महिला नेता हैं। महाश्वेता देवी जैसी दिग्गज लेखिका भी ममता बनर्जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई थीं। तेज तर्रार नेता ममता बनर्जी महिला आरक्षण बिल को लेकर शुरू से आक्रामक रहीं। साल 1998 में तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ बोलने पर समाजवादी पार्टी के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़ पीछे खींच लिया और नीचे गिरा दिया। इस पर पार्लियामेंट में खूब हंगामा हुआ। तब मुलायम सिंह यादव ने ममता बनर्जी के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी। ममता का बिल को लेकर ये समर्थन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी में 41% महिलाओं को टिकट दिए। इनमें कई फिल्म अभिनेत्रियां शामिल थीं। वो जीती भी। ये उनकी राजनीतिक ईमानदारी को दर्शाता है। इसी तरह वो 1999 में एनडीए सरकार में शामिल हुई और उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। लेकिन पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने के विरोध में उन्होंने 2000 में मंत्री पद छोड़ दिया। 2009 में वो कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए में शामिल हुई। उन्हें फिर से रेल मंत्री बनाया गया, लेकिन 2012 में खुदरा बाजारों में एफडीआई की अनुमति देने के सरकार के फैसले के विरोध में उन्होंने यूपीए को अलविदा कह दिया। ममता बनर्जी अविवाहित हैं। मजे की बात यह है कि गूगल पर हिंदी में सबसे ज्यादा लोगों ने उनकी शादी के बारे में सर्च किया है। ममता बनर्जी के बारे में ये सवाल बार बार उठता है कि ममता बनर्जी ने कभी शादी क्यों नहीं की, उम्र भर कुंवारी क्यों रही। दरअसल स्वभाव से बागी ममता सामाजिक परंपराओं की विरोधी भी हैं। उन्होंने जीवन भर समाज सेवा का भी वचन लिया है और उन्हें लगता है शादी और परिवार इसमें बाधा पहुंचा सकता है। बस इसी वजह से ममता बनर्जी आज तक कुंवारी हैं। ममता बनर्जी की सोच सेक्युलर है। पश्चिम बंगाल में उनका एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। इस वोट बैंक को खुश रखने के लिए वो बंगाली भक्तों को भी नाराज कर देती हैं। उनके दक्षिणपंथी विरोधी सोशल मीडिया पर अक्सर ममता को मुस्लिम बताते हुए एक फोटो वायरल किया करते हैं, जिसमें वो सिर पर मुस्लिम खातूनों जैसे कपड़ा डाले हुए हैं। इसके साथ सोशल साइट पर एक मैसेज भी वायरल होता है जिसमें लिखा है, क्या ममता बनर्जी का असली नाम मुमताज मासमा खातून है? क्या वो मुस्लिम है? लेकिन इन बातों से ममता को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। देश के सभी राजनेताओं को जहां सरकारी बंगले और सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं, वहीं ममता को ये सब कुछ मिलने के बाद भी वो इनका इस्तेमाल नहीं करती हैं। आज भी ममता कोलकाता में बने अपने उसी घर में रहती हैं जहां उनका जन्म हुआ था। कालीघाट स्थित उनका ये पैतृक निवास इतना पुराना है कि बारिश के मौसम में जगह जगह से टपकता रहता है। उसकी छत पुराने जमाने की सीमेंट शेड की है। भारी बारिश के दौरान पानी भर जाता है।
घर के दरवाजे इतने तंग हैं कि पहली बार जो ममता के घर जाए उसे इन दरवाजों से अंदर घुसना तक मुश्किल ही लगेगा। जब ममता के घर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, तब वो ये देखकर दंग रह गए कि इतनी बड़ी राजनेता होने के बावजूद वो इस तरह का साधारण जीवन जी रही हैं। ममता बनर्जी उस समय रेलवे मंत्री थीं। कोलकाता के मेयर ने कई बार उनसे आग्रह किया कि ये घर सुरक्षित नहीं, आप अपने सरकारी आवास पर रहिए, पर वो नहीं मानी। ममता बहुत अच्छी पेंटर भी हैं। पेंटिंग के अलावा उन्हें कविताएं लिखना भी बहुत पसंद है। ममता बनर्जी को खेलों, खासकर क्रिकेट से गहरा लगाव है। आलोचक तक मानते हैं कि ममता जमीन से जुड़ी हुई एक मजबूत महिला है, जिन्हें न तो पैसों का लालच है, न ही सत्ता का। वो तो बस ईमानदारी की राजनीति करती हैं और ठोस कदम उठाने में उन्हें डर नहीं लगता। उनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं जो उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। ममता बनर्जी खुद एक लेखिका भी हैं। निबंध और उपन्यास लिख चुकी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवयित्री भी हैं। उनकी कविताओं में मूल्य खो चुकी राजनीति के परिवर्तन यानी बदलाव की पीड़ा साफ झलकती है। राजनीति शीर्षक से उनकी एक कविता काफी चर्चित रही। कविता की कुछ पंक्तियां। राजनीति एक शब्द जिससे मन में कभी जागता था श्रद्धा भाव, अब हो गए हैं इसके मायने बड़ा कारोबार। पार्टी के दफ्तर बन गए हैं बाजार। सच, राजनीति बनकर रह गई है गंदा खेल। वो इतिहास, कला और संस्कृति की एक बड़ी संरक्षक रही हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, धार्मिक नेताओं, कवियों और गायकों के बाद कोलकाता मेट्रो के कई स्टेशनों का नाम रखा। रविंद्रनाथ टैगोर उनके पसंदीदा हैं। उन्होंने कोलकाता में ट्रैफिक सिग्नल पर रविंद्र संगीत बजाने की व्यवस्था की। ममता बनर्जी अक्सर बीरभूमि में अपनी नानी के घर को याद करती रहती हैं। बचपन में वहां के धान के खेतों में खेलना और गुलदस्ता बनाने के लिए धान के पौधे का इस्तेमाल करना उन्हें आज भी याद है। बुरे दिनों में साथ देने वालों को ममता कभी नहीं भूलती। पूर्व कांग्रेसी सुब्रतो मुखर्जी को उनके राजनीतिक जीवन का सूत्रधार माना जाता है। उन्हें ममता ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया। ममता बनर्जी को बंगाली लोक संस्कृति बेहद पसंद है। जब वो राज्य में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करती हैं, तो वहां के स्थानीय हस्तशिल्प जरूर खरीदती हैं। ममता बनर्जी नेट सेवी हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियां पोस्ट करने के लिए वो नियमित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं। फेसबुक पर उनसे पूछे गए सवाल का वो जवाब भी देती हैं। अपने भाषणों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र का हवाला देने वाली ममता सही मायनों में लीडर हैं। देश के नेता उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि सादगी और ईमानदारी से भी राजनीति संभव है। वो आजीवन दूसरों के हक की लड़ाई लड़ती रहीं। इसके लिए बड़े से बड़े नेताओं से टकराने से भी उनको परहेज नहीं रहा। नफा नुकसान की परवाह किए बिना वो आजीवन तमाम फैसले करती रहीं। अब वो नई पीढ़ी की मॉडर्न लड़कियों को राजनीति में मौका दे रही हैं। पश्चिम बंगाल ने देश को कई महिला क्रांतिकारी दी हैं। दीदी इस लिस्ट में शामिल की जा सकती हैं। अभी